नमस्कार मित्रों, मेडिक्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी से है, जो बहुधा महिलाओं में, पुरुषों में देखी जा रही है, जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जान सकें, या कोई मेडिकल स्टूडेंट है, नया मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आते ही मरीज़ के उसको सीधे एनीमिया की दवा दे देना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही तरीका होता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना मैंडेटरी होता है, फ्रेमवर्क करना ज़रूरी होता है कि कॉज ऑफ एनीमिया जानना ज़रूरी होता है कि कॉज क्या है। किसी व्यक्ति को लगातार 3 महीने, 6 महीने और साल भर से एनीमिया की सफरिंग मिले तो आप क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं एनीमिया की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस फ्रेमवर्क के बारे में। तो बेसिकली एक केस भी ऐसे ही साथ में डिस्कस कर देता हूँ। मेरे पास अभी विगत 4 दिन पहले एक महिला आई, लगभग उम्र रही होगी 45-46 के लगभग, और उनमें एनीमिया की सफरिंग करीब 6 मंथ से पाई जा रही। प्रीवियस भी रही है, कई सारे सिम्टम्स भी हमने लिए, हालांकि मेडिसिन भी दी है, और मेरी डायग्नोसिस भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आज पार्ट 1 एनीमिया का जो पार्ट 1 चैप्टर ये है मेरा, इसमें मैं आपको इस केस के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए, एनीमिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम 2 पार्ट्स में बांट के चलते हैं। पहला पैथोफिजियोलॉजिक एंड दूसरा मॉर्फोलॉजिक। मॉर्फोलॉजिक एंड पैथोफिजियोलॉजिक। तो पहला जो स्टार्ट हम करेंगे किसी भी पेशेंट का, तो हम पैथोफिजियोलॉजिक फ्रेमवर्क करना शुरू करेंगे, और इसको भी हमने जो पढ़ा है, जाना है, साइंस ने बताया है, मेडिकल साइंस ने, इसको भी 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। तो एनीमिया इज कॉज्ड बाय वन ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट, acute or chronic blood loss. Clinically it's obvious, acute and chronic blood loss, it's a clinically obvious. तो जो हमारा जो सेकंड है, पहला acute chronic blood loss, दूसरा अंडरलाइंग जो हम करके चले वो अंडर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम रेड ब्लड, आरबीसीज बाय द बोन मैरो। जो डिस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन का प्रोसेस है, एक डिस्ट्रक्शन करता है, एक प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा बोन मैरो से, और एक होता है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है आरबीसीज बोन मैरोज का, उसको हम ज़्यादा हम उसको जानते हैं हीमोलाइसिस बोलते हैं, हेमोलाइटिक। ओके, तो एक तो मेरा फ्रेमवर्क हो गया, जैसा कि हमने आपको बताया, पैथोफिजियोलॉजिक। सेकंड हमारा मॉर्फोलॉजिक, और पैथोफिजियोलॉजिक से ही मेरा पहला जो स्टार्ट होगा, पैथोफिजियोलॉजिक से ही होगा, जिसमें क्रोनिक और एक्यूट ब्लड लॉस बोल दिया, क्रोनिक एक्यूट ब्लड लॉस। दूसरा अंडर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज बाय द बोन मैरो, एंड थर्ड वन हीमोलाइसिस। तो हमारे ये तीन प्रोसेस हो गए। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? तो इट्स अंडर प्रोडक्शन एनीमिया इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजिक, जिसमें हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया हमने। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड नर्वोसाइटिक एनीमिया। ये 3 डिवाइड किया गया, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड नर्वोसाइटिक एनीमिया। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, जो फ्रेमवर्क करते हैं,
उसमें हम माइक्रोसाइटिक के बारे में जान लेते हैं कि आपको कैसे जानेंगे माइक्रोसाइटिक है, टेस्ट भी होने हैं इसमें। तो कैसे जानेंगे ये माइक्रोसाइटिक है, ये माइक्रोसाइटिक है एंड ये नार्मोसाइटिक है। तो फर्स्ट वर्क माइक्रोसाइटिक में आयरन डिफिशिएंसी, थैलेसीमिया, आयरन डिफिशिएंसी, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ chronic diseases and sideroblastic anemia somewhere lead exposure to। तो अगर इस तरह का आपको मिलता है, थैलेसीमिया मिलता है, आयरन डिफिशिएंसी आपको मिलती है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, कोई डिजीज के साथ आपको एनीमिया मिल रहा है, असिडोब्लास्टिक एनीमिया मिल रहा है, तो इसको हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानेंगे। लोगों ने पढ़ा भी है, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने भी इसको पढ़ा होगा होम्योपैथी में। तो इसमें सबसे जो सर्वप्रथम हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इसको मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों बोलते हैं, तो एबनॉर्मलिटीज इन डीएनए सिंथेसिस, जैसे कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी, फॉलेट डिफिशिएंसी, और आप एंटी मेटाबॉलिक ड्रग लाइक, अगर कोई एंटी मेटाबॉलिक ड्रग ले रहा है, जैसे जीडो एक एलोपैथिक ड्रग है जिसको जीडोवोडिन बोलते हैं, या मेथोट्रेक्स ले रहा है अगर कंटिन्यूटी में चल रही है, तो ये इसलिए लेना ज़रूरी है कि मान लीजिए आपके पास आया होम्योपैथिक में और आप सीधे आया, आपने लिख दी फेरमपोस आयरन सिरप, तो इससे मेंटेन तो होगा, लेकिन सेकेंडरली आपको देखने को मिलेगा कि आपने दिया 15 दिन मेंटेन रहा, फिर फॉल हो गया, फिर एनीमिया दिख रहा है, तो कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि आप रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे कि एनीमिया का कॉज क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, क्या सफरिंग है, किस वजह से इसको बार बार एनीमिया की कंप्लेन है, कौन सी चीज़। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने से ये भी एक फ़ायदा होगा कि हर पैथी की एक लिमिटेशन है, जैसे कि हमारी लिमिटेशन होम्योपैथी की एक लिमिटेशन है, वैसे एक एलोपैथी की लिमिटेशन है। जनरल फिजिशियन भी अगर एलोपैथिक में देखता है तो अपनी एक लिमिट तक देखता है, बाद में रेफरल करता है। वैसे होम्योपैथी में भी है कि आप अथक प्रयास करें और ठीक ना हो, उससे बेहतर है कि आप पेशेंट को सही एडवाइस दें ताकि पेशेंट आपका सदैव बना रहे। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके मरीज के लिए भी अच्छा है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने से आपको एक कॉज भी पता चलता है कि हाँ इस रीज़न में है तो हम ठीक कर सकते हैं, इस रीज़न में है तो हम नहीं ठीक कर सकते हैं। चलिए, मेगालोब्लास्टिक मैंने बता दिया। नॉन मेगालोब्लास्टिक में भी आप जान लीजिए कि नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो सकता है, जिसे नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। अल्कोहल अब्यूज़, कंटिन्यू कोई अल्कोहल ले रहा है, उसका जो रीज़न है, उस रीज़न से इसको एनीमिया हो रहा है समवेयर, तो नॉन मेगालोब्लास्टिक में आ जाएगा। लिवर डिसऑर्डर हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो इस कंडीशन में आप इस कंडीशन को नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जहाँ पे अल्कोहल, लिवर डिसऑर्डर एंड हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। इसके लिए आप टेस्ट कराएंगे। थर्ड वन एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज नार्मोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, नाउ थर्ड वन इज नार्मोसाइटिक एनीमिया। इसमें इस एनीमिया में आप देखोगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस या अर्ली आयरन डिफिशिएंसी पाओगे, या आपको कहीं मैलिग्नेंसीज या ग्रेनुलोमास की सफरिंग मिले जिसमें इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बोन मैरो हो। आरबीसी एप्लेसिया मिल जाएगा जिसमें प्लास्टिक एनीमिया भी आता है, या पार्वो वायरसेस B19 और समवेयर द पार्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, एलोपैथिक मेडिकेशन, दे वो कॉज नार्मोसाइटिक एनीमिया। ये तीन हमारे
डायग्नोसिस के लिए आई थिंक इट्स सफिशिएंट पार्ट। इन तीनों को डायग्नोस करना ज़रूरी है। चलिए, आप यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो फिर एक फेज़ और क्लियर करें, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे इसको हमने मतलब एक हीमोलाइटिक एनीमिया इज ऑल्सो पैथोफिजियोलॉजिक एनीमिया हो गया। मैंने आपको बताया नेक्स्ट फ्रेमवर्क हमारा क्या हो सकता है। तो हम चलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया की तरफ। दैट इज डिवाइडेड इन ऑल्सो टू पार्ट्स, हेरिडेटरी एंड एक्वायर्ड। अभी हेरिडेटरी में क्या मिलेगा, एक्वायर्ड में क्या मिलेगा, एक हिस्ट्री, आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तब आपको पता चलेगा कि हेरिडेटरी है या एक्वायर्ड। जिसमें आप देखोगे क्या, एंजाइम डिफेक्ट पाओगे। एंजाइम डिफेक्ट में भी G6PD किसे कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी, और इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट काइनेस। एंड सिकल सेल एनीमिया और स्पेरोसाइटोसिस का मतलब आरबीसी मेम्ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज। ये हेरिडिटरी आप कॉज, ये मरीज से पूछना पड़ेगा आपको कि हेरिडिटरी कॉजेज है के बारे में। अब आप थर्ड वन, आप सेकंड में चलते हैं। हेरिडिटरी हो गया, अभी आप एक्वायर्ड मतलब समझ ही रहे होंगे। ट्रॉमेटिक, सबसे पहले हम ट्रॉमेटिक समझ लेते हैं, जिसमें कोई इम्पैक्टेड कहीं हिट हो गया, अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी, तो ये केस आपका है भी नहीं। दूसरा माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर में क्या मिलेगा आपको, शेयरिंग ड्यू टू प्रोस्थेटिक वॉल्व, एंड माइक्रोवेस्कुलर में क्या मिलेगा, DIC, TTP, HUS। अभी आपको DIC के बारे में बोलूँ तो उसका जो DIC किसे कहते हैं, तो एक डिसएमिलेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन को ही DIC बोलते हैं। TTP क्या है, तो TTP इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। एंड HUS हीमोलाइटिक यूरेटिक सिंड्रोम। ये तीन आप जानोगे, ये तीनों को समझोगे और उसके बाद फिर आप एक अपनी प्रोग्नोसिस बना सकते हैं, आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। इसमें टेस्ट भी मालूम होगा आपको, अगर ट्रॉमेटिक है तो क्या करना है। लेकिन सबसे पहले CBC हीमोग्लोबिन इवोल्यूशन कराना है, CBC इवोल्यूशन कराना है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री मिल रही तो साथ में थायराइड कराना है। अगर मरीज की हिस्ट्री में कहीं GI सिम्टम मिल रहा है, अस्थमा मिल रहा है, अस्थमा भी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, और अगर कोई IBS है उसकी वजह से भी मिल सकता है, एसिड रिफ्लक्स है तो उसकी वजह से भी मिल रहा है, और कहीं ऊजिंग हो रही है, आउटर ऊजिंग लाइक पाइल्स, तो इस हिस्ट्री में भी आ जाएगा। तो आपको मालूम है ना कि अगर पाइल्स है, पाइल्स की वजह से एनीमिया हो रहा है तो आपको पाइल्स ठीक करना है। अस्थमा की वजह से हो रहा है तो आपको अस्थमा ठीक करना है। अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म ठीक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई इम्पैक्टेड है तो आपके हाथ का चीज़ नहीं है, यू शुड रेफर। अगर मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर कॉजेज मिलते हैं तो देयर इज अ चांस इन होम्योपैथी। और अगर कोई सच मान लीजिए RBC मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटी मिलती है, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस ऑफ होम्योपैथी टू। तो ये समझना इसलिए आवश्यक है
कि आपको देना क्या है। दवा तभी तो देंगे जब आप जान पाएंगे कि एनीमिया का कॉज क्या है। अगर हेरिडिटरी कॉज होता है तो आपको, अगर उसमें एंजाइम डेफिशिएंसी मिल रही है तो एंजाइम डेफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया है तो उसके बारे में देखेंगे। तो आपको एक फ्रेमवर्क करके इस तरह से डायग्नोसिस बनानी है, फिर मेडिसिन देनी है। बाकी इसका सेकंड पार्ट मरीज की अभी 10 दिन बाद फिर मरीज आएगा, जो भी इसकी हिस्ट्री होगी मैं आप सबके बीच शेयर करूँगा, और जो मेरे पास है मैं आप सबको देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मनोबल मेरा बढ़ाएं। धन्यवाद।